और इसको केवल मोमेंटम भी बोलेंगे। मोमेंटम बोलने का मतलब ही लीनियर मोमेंटम, पी सिंबल से डिनोट करते हैं। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट हो और यदि वह भी वेलोसिटी से मूव करे तो मास और उस बॉडी के वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही कहलाएगा उस बॉडी का मोमेंटम। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर पी होगा मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, मास तो स्केलर है। मैग्नीट्यूड लिखे मोमेंटम का तो पी इक्वल्स टू एम भी, और एसआई यूनिट देखे तो मास का एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो एसआई यूनिट आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो यदि इसी को केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन के टर्म में लाना चाहें, किसको? केजी मीटर पर सेकेंड को, तो इसको ज़बरदस्ती लिख लीजिए केजी मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड। डिवाइड करेंगे यदि सेकेंड से तो यह तो जाकर के सेकेंड का पावर -3 हो जाएगा। तो इसमें एक सेकेंड से क्या कर लिया? यह पूरा टर्म क्या कहलाता है? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कहलाता है? और साथ में मल्टीप्लाई में सेकेंड, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलेंगे? न्यूटन सेकेंड बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मोमेंटम कैसा क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर? तो कभी भी यदि मोमेंटम का चेंज पूछ लिया जाए तो पहले किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, और बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाला करेंगे। यह हर एक वेक्टर के साथ एप्लीकेबल होता है। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में लिखेंगे नीचे से। फॉर अ बॉडी हैविंग मास एम, स्मॉल एम को सिंगल इन्वर्टेड कमा में डाल लीजिएगा, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वेक्टर भी, कमा दे करके इट्स मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। नीचे से लिखेंगे डेट इज वेक्टर पी इक्वल्स टू एम वेक्टर भी, बॉक्स में डालेंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे पी इक्वल्स टू एम भी। नीचे लिखेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एस आई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ है। हैविंग एस आई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा? का डायरेक्शन भी के डायरेक्शन में रहेगा। तो वेलोसिटी ईस्ट, तो बॉडी का मोमेंटम भी ईस्ट, वेस्ट तो वेस्ट। न्यूटन का कहना था अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि किसी भी बॉडी पर जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, यह एक बॉडी है और इस पर आप फोर्स अप्लाई यदि कीजिए तो वह अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो जितना इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया और डिवाइडेड बाय मोमेंटम जितने टाइम में चेंज हुआ। अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो बॉडी के मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इन ड्यूरिंग विच मोमेंटम हैज चेंज्ड। क्लियर क्या? मोमेंटम का चेंज कभी जीरो हो जाए तो कौन जीरो हो जाएगा? फोर्स को जीरो होना होगा, क्योंकि आपने बोला ही कि फोर्स किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब मोमेंटम में चेंज हुआ ही नहीं तो ऊपर का टर्म जीरो बाय टाइम, और यह जो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम है वो तो फोर्स के इक्वल है, और जीरो बाय टाइम तो जीरो आ रहा है, मतलब अप्लाइड फोर्स भी। इसका मतलब यदि बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा ही आएगा, और यदि फोर्स अप्लाई नहीं किए तो बॉडी का मोमेंटम चेंज, यदि मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो फोर्स अप्लाई होगा। और मोमेंटम का चेंज जनरली दो कारण से हो सकता है, या तो मास के चेंज के कारण या फिर वेलोसिटी के चेंज के कारण, कि नहीं? और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो भले ही इसका मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन डायरेक्शन भी बदल गया तो वेलोसिटी
बदल गया, चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स या तो बॉडी के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, या तो वेलोसिटी के। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। यह मान लीजिए एक बॉडी है, पहले से इधर से आ रहा है u वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से, इसका मास m, इसका मास, तो मोमेंटम कितना है mu, और इधर आ रहा है तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में। आते आते यहाँ पे आया मेरे सामने, अभी भी मास m ही। जनरली हम लोग मास का चेंज अभी नहीं लेंगे, ठीक है क्या, मास कांस्टेंट मान के चलिए फिलहाल। और यहाँ पर भी वेलोसिटी u ही, डायरेक्शन यही, तो यहाँ भी मोमेंटम आगे बढ़ा, वही हाल, मास m, u स्पीड उधर की तरफ। यहाँ और यहाँ के बीच मोमेंटम का चेंज देखें तो यहाँ mu टुवर्ड्स राइट, आप लोगों के लिए, हाँ मेरे लिए लेफ्ट, आप अपने हिसाब से ही चलिए। इधर mu टुवर्ड्स राइट, यहाँ पर भी मोमेंटम mu टुवर्ड्स राइट। वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखते तो यहाँ mu i कैप, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए पॉजिटिव एक्स, और यहाँ पर भी mu, चेंज निकालिएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, कितने का चेंज, जीरो का चेंज, mu i कैप माइनस mu i कैप, जीरो का चेंज। मोमेंटम में कोई चेंज, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगा उसको t बोल लेते हैं, तो 0/t, जीरो आ गया। यहाँ से यहाँ, या चुपचाप जा रहा है कि बीच में कोई फोर्स भी अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है कि नहीं। अब अभी आपको मान लेना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर दे रहा है। यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लगता तो यह फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता, तो कोई ना कोई एक अपवर्ड फोर्स रहा होगा जो कि इस वर्टिकल फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस। और हॉरिजेंटल में भी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, यहाँ भी u और यहाँ भी u ही है, तो हॉरिजेंटल में भी नेट फोर्स जीरो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तब तो यह जा सकता है। और आपको दिख भी रहा है कि यह चुपचाप जा रहा है। अब सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर मास m, स्पीड u इधर की तरफ, जैसे ही मेरे सामने आया, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया, और यह फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं है, एक जेंटल फोर्स अप्लाई किया, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अचानक से बहुत बढ़ जाएगा कि थोड़ा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जाके v हो गया। तो अब v ज़्यादा है तो mv का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और mu का मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, चेंज लेंगे तो अब जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो में स्मॉल आएगा कि लार्ज आएगा, एस, क्योंकि m भी mu से बहुत ज़्यादा, तो mv माइनस mu कुछ स्मॉल आएगा बाई t। और यह किसके इक्वल होगा, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स भी स्मॉल था, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी क्या रहा है, स्मॉल कि नहीं। अब यदि हम लोग यहाँ पे आता तो लार्ज फोर्स अप्लाई करते, तो mv का वैल्यू mu के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा, तो mv माइनस mu का वैल्यू ज़्यादा होता, तो आपको दिख रहा है कि अप्लाइड फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स के ही क्यों इक्वल हुआ, या इनर्जी के क्यों नहीं इक्वल हो गया, तो यूनिट वाइज या फोर्स ही होगा, यूनिट वाइज या क्या होगा, मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, दोनों का यूनिट सेम होगा या अलग अलग, सेम होगा। जो मोमेंटम का यूनिट, मास का यूनिट kg, तो चेंज इन मास kg, 10 kg से 15 kg हो जाए तो चेंज कितने का, 5 kg का। तो आप मोमेंटम लीजिए या चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम सेकेंड क्या बन गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो न्यूटन कहलाता है, जो कि किसका यूनिट है, फोर्स का। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एनर्जी या किसी अदर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता, जब भी वह इक्वल होगा तो फोर्स के, ठीक है क्या। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूटन का कहना था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि अप्लाइड जो फोर्स है वह प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। यहाँ से हम लोग एफ प्रोपोर्शनल हटा करके जब इक्वल टू डाले तो राइट साइड में एक कांस्टेंट डालेंगे, तो यह वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1 डिवाइडेड बाई t। सिंप्लिसिटी के लिए के तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर ले, 1, तो यहीं से फोर्स डायरेक्ट बोलेंगे कि फोर्स अप्लाइड फोर्स, इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर डालना होगा, किसके इक्वल होगा, तो चेंज इन, या पहले ऐसा कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p कर लेते हैं, पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू
अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगा, तो इसी को आप लिख सकते हो वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1 डिवाइडेड बाई T, हाँ या ना। तो बेसिकली आपको दिख गया होगा कि न्यूटन का क्या कहना था कि अप्लाइड फोर्स जो है वह प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 डाल लिया जाए तो वह प्रोपोर्शनल इक्वल बन जाएगा, और आप बोलिएगा कि अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यह फोर्स जो होगा वह एवरेज फोर्स होगा कि इंस्टेंटेनियस फोर्स, एवरेज फोर्स होगा, और यही इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना हो तो यह किस फॉर्म में लिखिएगा, dp बाई dt। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा डिफ्रेंशिएट करके आता है या नहीं आता है, ठीक है क्या। यह जो t है वह एक टाइम इंटरवल होगा 0 से t तक, इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर टाइम t के लिए होगा कि नहीं होगा, उस समय का अप्लाइड फोर्स का चेंज और उस समय का टाइम डालना होगा कि नहीं। लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जान रहे हैं कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर P2 माइनस वेक्टर डिवाइडेड बाई T। मोमेंटम अभी डिफाइंड हुआ है मास इनटू वेलोसिटी, और यह जो P2 है वह कैसा मोमेंटम, इनिशियल या फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मास इनटू माइनस इनिशियल मोमेंटम को मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u, और वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर u डिवाइडेड बाई दोनों जगह से m कॉमन ले ले, बचेगा वेक्टर v माइनस बाई, इसको आप बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, m को हटा लीजिए तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट कहलाता है एक्सेलेरेशन, या काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन से, काइनेमेटिक्स से यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर, यहाँ से u को इधर ले आइए तो वेक्टर v माइनस इक्वल्स टू वेक्टर ए टी, यहाँ से वेक्टर ए यदि निकालेंगे तो यह टी जाएगा, तो वेक्टर ए क्या आ जाएगा, वेक्टर v माइनस वेक्टर u डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलेरेशन। तो यदि हम लोग m और इसको क्या डाल ले एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन आ जाएगा वेक्टर एफ इक्वल्स टू एम वेक्टर ए, और फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा m इंटू ए, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा m इंटू ए, मास इज kg, एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वापस से यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। तो जब भी न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पूछा जाए तो यही बताएंगे कि अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। लेकिन जब इक्वेशन में यूज करना हो, किस में यूज करना हो, इक्वेशन में, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, बॉडी पे एक्ट होने वाला फोर्स या बॉडी पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स, एफ क्या है, फोर्स है, केवल कोई सिंगल फोर्स है कि बॉडी पे एक्ट होने वाला टोटल फोर्स या नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, और वह नेट फोर्स इक्वल होगा बॉडी के मास और एक्सेलेरेशन के प्रोडक्ट के। यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा है कि हमेशा ही किसी भी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स और नेट एक्सेलेरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन। अगले साल हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, और लेकिन निगेटिव चार्ज का भी जो मास होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा, तो m का टर्म कभी भी निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स और उसका एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज के लिए भी निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स और उसका एक्सेलेरेशन, निगेटिव चार्ज का एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा, चाहे बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो या, हाँ ऐसा होगा कि निगेटिव का जो एक्सेलेरेशन है वह पॉजिटिव पे लगने वाले फोर्स के अपोजिट, या निगेटिव का एक्सेलेरेशन पॉजिटिव के एक्सेलेरेशन के अपोजिट होगा। लेकिन पॉजिटिव पे जो फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का एक्सेलेरेशन, और निगेटिव पे जिधर भी फोर्स लगे, निगेटिव पे किधर लगेगा, जिधर पॉजिटिव पे लग रहा है उसके अपोजिट, तो उसका एक्सेलेरेशन भी हो जाएगा अपोजिट, ठीक है क्या। मीन्स फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। निपटाइए।
न्यूटन अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोले थे कि किसी भी एक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स का रिएक्शन होगा, मतलब हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। एक्शन का जो रिएक्शन होगा वह इक्वल होगा और अपोजिट होगा। मीन्स हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें किसी भी बॉडी पे तो वह बॉडी हम पे लेफ्ट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा। स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन ब्रैकेट में फोर्स ब्रैकेट क्लोज हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन के ब्रैकेट में भी फोर्स या एक्शन और रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड है। फुल स्टॉप। क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज क्वालिटेटिव QUALITATIV क्वालिटेटिव क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखेंगे ए में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन थोड़ा समझ लेंगे। बोल रहा है कि विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इज क्वालिटेटिव, मोशन से रिलेटेड जो लॉ है उसमें किससे के द्वारा केवल क्वालिटी पता चलता है, क्वांटिटी पता नहीं चलता है। क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड या अमाउंट का आइडिया कहाँ से नहीं मिल रहा है, केवल क्वालिटी या कंडीशन का पता चल रहा है। थर्ड लॉ से क्वांटिटी का पता नहीं चलता है। हम लोग यदि 5 न्यूटन अप्लाई करें तो वह बॉडी हम पर कितना न्यूटन अप्लाई करेगा। अब 5 के बदले हम 25 न्यूटन अप्लाई करें तो सामने वाला बॉडी 25, तो यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड कम अप्लाई कर रहे हैं तो सामने वाला भी कम और ज़्यादा तो ज़्यादा फर्स्ट होगा। सेकंड से क्वांटिटी पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, चल रहा है। मोमेंटम का चेंज ज़्यादा तो अप्लाइड फोर्स भी, यदि टाइम को फिक्स रखा जाए तो कि नहीं, यदि मोमेंटम ही चेंज इन मोमेंटम ही फिक्स रख लीजिए तो टाइम कम करेंगे तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, तो टाइम कम रखेंगे तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यदि चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ से क्वांटिटी पता चल रहा है कि नहीं। फर्स्ट लॉ से क्वांटिटी पता नहीं चल रहा है, बॉडी का कंडीशन पता चल रहा है और उसमें नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट होने वाला हमेशा 0 है। और बॉडी का किस कंडीशन में रहना चाहिए, तो या तो बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, जिसको यूनिफॉर्म मोशन बोलिएगा। ठीक है क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। ऑप्शन जो ऊपर लिखे थे वही लिख लीजिए। ए में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डी में नन ऑफ दिस। सेकेंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ के हेल्प से हम लोग फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो अभी करके आपको दिखाएंगे। फर्स्ट लॉ तो आप कल देखे ही होगी, सेकेंड लॉ पहले ही मान लिए थे एफ इक्वल्स टू एम ए, रेस्ट में है चुपचाप रुका हुआ है तो वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलेरेशन भी, तो अप्लाइड फोर्स भी 0 है कि नहीं है। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलेरेशन, तो बॉडी पे फोर्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा कि नहीं। थर्ड लॉ कैसे आएगा सेकेंड लॉ के हेल्प से, वो आज देख लेंगे। तो ऑप्शन टिक कर लीजिए बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और नीचे लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ सिंस फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ बोलता है वेक्टर एफ इक्वल्स टू एम वेक्टर ए। फॉर फर्स्ट लॉ इसको इक्वेशन 1 बोले, वेलोसिटी v शुड बी मीन्स पार्टिकल रेस्ट में है, डेट इज एक्सेलेरेशन ए इक्वल्स टू 0
और v इक्वस टू कांस्टेंट, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे ही a0 पुट करेंगे तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f इक्वस टू या वेक्टर f 0 वेक्टर होगा या नहीं होगा, निपटाइए। हम लोग दो बॉडी कंसीडर करें, एक को बॉडी 1 बोले और दूसरे को बॉडी 2 बोल लेते हैं। इसका मास बोल लेते हैं m1 और इसका मास, इसका वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट चाहे u ले लेते हैं, u टुवर्ड्स, और इसका v टुवर्ड्स, दोनों राइट की तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट किया होगा, फोर्स लगाने के बाद यह m2 वाला v से राइट और यह उधर ही जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है क्या। यदि हम लोग 1 पे फोर्स देखें किसके कारण, 2 के कारण, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं F12 फोर्स और 1 ड्यू टू 2। और यदि हम लोग निकालें फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, तो यह न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 और यूनिट टाइम, तो 1 का चेंज इन मोमेंटम यदि निकालिएगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज जो आएगा m2 वेक्टर भी माइनस m1 वेक्टर, टाइम को t बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, t बोल लेते हैं। इसी तरह यदि 2 पे फोर्स देखें किसके कारण, 1 के कारण, तो यह मोमेंटम का चेंज जो लेंगे वह किसका लेंगे, 2 का। 2 के लिए फाइनल किसको मानेंगे, m1 वेक्टर माइनस m2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेते ही m2 वेक्टर माइनस m1 वेक्टर डिवाइडेड बाय, माइनस के बदले माइनस, और यह पूरा टर्म तो कितना के इक्वल है, F12 के। यहाँ से आपको लास्ट इक्वेशन जो है यह न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जब मॉड ले लीजिए तो माइनस और वेक्टर दोनों खत्म हो जाएगा। फोर्स 2 पे 1 के कारण और फोर्स 1 पे 2 के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और 2 का जो फोर्स होगा वह 1 पे लगने वाले फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन का होगा कि नहीं। यह जो आप लिख रहे हो यह दोनों कहाँ से, सेकेंड लॉ से कि नहीं। ये अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। और यह कौन सा लॉ आ गया, थर्ड लॉ। निपटाइए। आई सिंबल से डिनोट करेंगे। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हुआ उस एक्ट होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड F हो, और वह फोर्स काफ़ी स्मॉल टाइम t तक एक्ट करे, तो यह फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट ही कहलाता है इम्पल्स। वेक्टर फॉर्म में देखें तो यह वेक्टर है और यह स्केलर, वेक्टर इनटू स्केलर, तो इम्पल्स भी वेक्टर होगा। लिखिएगा इम्पल्स के बारे में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स F एंड द स्मॉल टाइम t ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट्स। बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उसके बॉल का जो वेलोसिटी है वह ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, डायरेक्शन तो बिल्कुल ही फिक्स और मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट फिक्स है अप टू बैट्समैन के बैट को टच करने से पहले तक। और बैट्समैन जब उसको बैट से टच करता है तो वह अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जिस ड्यूरेशन के लिए, जिस टाइम इंटरवल के लिए यह चेंज इन मोमेंटम हुआ वह टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा होता है। और मोमेंटम में चेंज जैसे ही आया पर यूनिट टाइम तो
अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, तो वह फोर्स जो एक्ट किया हुआ काफ़ी कम टाइम के लिए, जितना फोर्स अप्लाई हुआ इनटू टाइम ही क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप जान रहे हो कि फोर्स जो होता है वह इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर ले तो यह तो किसके इक्वल हो जाएगा, और फोर्स इंटू टाइम को तो आप इम्पल्स बोले, इसका मतलब इम्पल्स हमेशा किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के। तो जो इम्पल्स का ऐसा यूनिट मोमेंटम का भी वही ऐसा यूनिट, या जो चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम का ऐसा यूनिट है इम्पल्स का भी। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक मिनट पहले तो डेट इज करके डालिए, वेक्टर आई इक्वल्स टू वेक्टर एफ इंटू टी। नीचे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वेक्टर एफ इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यहाँ लिखा हुआ है। फोर चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू वेक्टर एफ इंटू टी। नीचे लिखेंगे डेट इज इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, फुल स्टॉप देकर के नीचे लिखेंगे इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एस आई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड।